मेरा नाम हरेश है और मैं एक शराबी हूँ। केवल हाय हरीश जी। हाय हाय एवरीबॉडी। थैंक यू लातूर फेलोशिप कि मुझे अपने अनुभव कथन के रूप में सेवा देने का मौका दिया। 16.5 पौने 17 या 17 साल के बीच में मेरी सोब्रिटी चल रही है। आज शराब पीने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। काफ़ी सालों से नहीं की मैंने शराब पीने की ज़रूरत, काफ़ी लंबे अरसे से नहीं कर रहा हूँ। और उतार चढ़ाव वाली जो जिंदगी होती है, उस जिंदगी को किस तरह से जीना, किस तरह से एक उपयुक्त तरीके से जीना, कैसे प्रसन्नता को वापस हासिल कर लेना, कैसे बिगड़े हुए संतुलन को वापस सही संतुलन में लाना, ये जो मैंने और मेरे जैसे अनगिनत मेंबरों के अनुभव से एक ही फलित होता है कि 12 स्टेप कर लेने के बाद जो मुझे जिंदगी जीने का तरीका मिलता है, उसके ऊपर मेरी काबिलियत और मेरी शक्ति के अनुरूप एक्शन लेने की वजह से उतार चढ़ाव वाली जिंदगी के बीच में मैं सही रूप में जिंदगी जीने को अपने आप को काबिल बना सकता हूँ। ये प्रिंसिपल जो 12 स्टेप के आधार पे मुझे समझने में आए, जानने में आए, महसूस हुए, उसको प्राधान्य देकर मैं मेरी जीवन को एक जीने जैसा, एक कुछ हद तक आसान और कई महीने में उपयुक्त, संतुष्ट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लेने की पात्रता और चांस भगवान मुझे देता रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 12 स्टेप कर लेने के बाद 12 स्टेप एक दफ़ा स्पॉन्सर के साथ बैठ के कर लिए तो उसका ये मतलब कभी नहीं निकालना कि अभी मुझे करने का कुछ बाकी नहीं है, अभी सब काम मेरा हो गया, अभी मेरी ज़िंदगी जैसी मैं चाहता हूँ वैसी बन जाएगी। ये भ्रम बिल्कुल नहीं पालने का, क्योंकि 12 स्टेप कर लेने के बाद मुझे जीवन का नया रास्ता मिलता है, जीने का नया रास्ता मिलता है, जो कतई मेरे जीवन में बहुत कम मात्रा में था या बिल्कुल ही था नहीं। वैसा एक नया रास्ता मुझे मिलता है और उस रास्ते पर चलने से सबके अनुभव रहे कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, गुस्सा नहीं होगा, मेरा संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ये सब चुनौती के रूप में जीवन का ही एक ये हिस्सा है, सबके साथ होता है। तो मैं कहीं अलग अनोखा नहीं हुआ, नहीं हो के 12 स्टेप कर लिए तो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकूंगा मेरे अनुभव से कि 12 स्टेप का जीने का तरीका अपनाने के बाद, समझने के बाद जो भी चुनौती है वो मेरे लिए जिंदगी को अच्छी तरह सीखने के लिए मदद रूप बनती है। उसका पूरा आधार है 12 स्टेप का बेस जो है, रिकवरी का जो बेस है, मेरे जीवन का फाउंडेशन है, उसके ऊपर अगर मैं जीता हूं तो चुनौतियां, प्रॉब्लम, मुश्किलें सब मेरे लिए संपत्ति जैसा बनने लगता है, क्योंकि उसमें से मुझे जिंदगी सीखने का, समझने का और उसको प्रगति करवाने का एक मौका बनता है। जब भी प्रॉब्लम आते हैं, पहले प्रॉब्लम आता था तो शराब ही उसका सॉल्यूशन था। अभी भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे सही सॉल्यूशन के बारे में जानकारी मिली और उस सॉल्यूशन के ऊपर विश्वास हुआ, सबसे पहली बात। और वो सॉल्यूशन है हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम, हमारा 12 स्टेप के जो प्रिंसिपल। तो एक ही बदलाव हुआ है कि प्रॉब्लम तो आते हैं लेकिन वो इंसेनिटी नहीं आती है दारू की कि शराब पी लो और सब भूल जाओ, ये बिल्कुल नहीं आता है। ये
बोलते हैं ना, संपूर्ण मानसिक बदलावट। भगवान की मदद से यहाँ तक तो मुझे काफी साल से महसूस कर रहा हूँ कि पहले प्रॉब्लम आता था तो आज पी लेते हैं भाई, झेल नहीं पाता ये वो सब, बाद में देखेंगे, आज पी लेते हैं, थोड़ी सी पी लेते हैं, थक गया हूँ, टेंशन है, तनाव है, प्रॉब्लम है। वो जो इंसेनिटी मेरे सर के ऊपर राज कर रही थी, उसकी जगह सैनिटी एक ही आई है कि भाई प्रॉब्लम आया है तो सही सॉल्यूशन की तरफ मुझे जाना चाहिए, मुझे मेरे स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए, किसी को मदद रूप बनना चाहिए। 12 स्टेप प्रिंसिपल के हिसाब से जो मुझे एक्शन लेनी है, 6-7 स्टेप, 10 स्टेप, 11 स्टेप, 3rd स्टेप, वो हिसाब से मुझे मेरा मन उस दिशा के अंदर और एक्शन भी उस दिशा के अंदर मुझे चलानी है। ये सैनिटी आ गई है। तो भूख लगती है तो मैं कंकड़ पत्थर खाने नहीं जाता, मिट्टी खाने नहीं जाता, मैं सही खाना खाने जाता हूँ ताकि मेरे भूख का प्रॉब्लम को सही सॉल्यूशन मिले। तो ये इंसैनिटी से सैनिटी, जो संपूर्ण मानसिक बदलावट के रूप में शराब के मामले में काफी साल से हम जैसे लोग महसूस कर रहे हैं, इसीलिए तो सोबर है। अगर हम सही सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते तो हमारा सोबर रहना नामुमकिन था, लेकिन हम सही सॉल्यूशन और उसके ऊपर विश्वास और उसके ऊपर कुछ कुछ कृति करने से हमारे शराब पीने की जो कारण, जो भी परिस्थिति निर्माण होती है हमारे जीवन में, उस समस्या में हम ज्यादा नहीं फंसते हुए, शराब पीने की हमारे से गलती नहीं होती और हम सही सॉल्यूशन लेके हम अपना ग्रोथ, प्रगति करते रहते हैं। तो दोस्तों, उसमें चौथा और पांचवी पायरी का बहुत ही बड़ा भूमिका है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी कहता है कि सही कार्य 4 स्टेप से शुरू होता है। सही कार्य, रिकवरी का सही कार्य 4th, चौथी पायरी से शुरू होता है। पहली 3 पायरी तो मुझे चौथी पायरी का सही कार्य करने के लिए, चौथी पायरी से जो मेरा सही कार्य चालू होता है 4 से 12 कदम। तो पहली 3 जो स्टेप है वो मुझे, जो ये सही कार्य है 4 से 12 पायरी का रिकवरी के लिए, उसके लिए विलिंग बनाने का, उसके लिए निर्भय बनाने का और उसके लिए मेहनती बनाने का जो ताकत, जो प्रेरणा, वो पहले 3 कदम से मुझे मिलती है। जब वो 3 कदम मैं डीपली लेता हूँ। पहले कदम में मैं अपने आप की हतबलता, पावरलेसनेस शराब के सामने और मेरी अनमैनेजेबिलिटी के सामने मैं पावरलेस हूँ। कोई भी छोटी भी शक्ति मैं वापर करके मेरी इस समस्या को सुलझाने के लायक नहीं रहा हूँ। अगर मैं खुद हथियारबाजी करूंगा, तलवारबाजी करूंगा, तो वो तलवार मेरे ऊपर ही गिरने वाली है शराब के रूप में। ये फर्स्ट स्टेप से मुझे पता चलता है। पावरलेसनेस क्या है वो महसूस होती है, पता चलता है। तो पावरलेसनेस मेरा प्रॉब्लम है, शक्तिहीनता मेरा प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन शक्ति को मेरे जीवन में लाना, जो शक्ति मेरे जीवन को संभाल के रखे, टिकाए, मदद देवे, मेरी शक्तिहीनता के ऊपर वो शक्ति काम करे। तो वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ हायर पावर के जरिए, मानवीय शक्ति से बड़ी शक्ति, अदृश्य शक्ति, जो भी बोलो, एक श्रद्धा के अंदर ही वो शक्ति का अनुभव हो सकता है। तो श्रद्धा से तो मैं पूरी तरह से भटक गया था। अश्रद्धा थी, लेकिन सब श्रद्धा के एड्रेस पूरे गलत। पैसों के ऊपर श्रद्धा, शराब के ऊपर श्रद्धा, पावर के ऊपर श्रद्धा, नाम शोहरत के ऊपर श्रद्धा, मटेरियल चीजों के ऊपर श्रद्धा, गलत एड्रेस के ऊपर श्रद्धा तो थी, लेकिन सब गलत एड्रेस के ऊपर थी, गलत सरनामे के ऊपर थी। और वो सब चीजों ने मुझे धोखा दिया। पैसा आया तो भी पिया, अपने आप को घायल किया, पैसा गया तो भी पिया, मटेरियल सक्सेस मिला तो भी पिया, मटेरियल अनसक्सेस
हुआ तो भी पिया, शोहरत मिली तो भी पिया, शोहरत गई तो भी पिया। तो ये सब चीजें जो मैं गलत सरनामे के ऊपर श्रद्धा रख के जी रहा था, वो सब मानवीय एक दुनियादारी की बात थी, जो हम देखते हैं आजू बाजू में, हम सब पूरी दुनिया को देखते हैं, वहां तक सीमित थे। और उसके ऊपर मैं पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण लगाव, संपूर्ण आकर्षण, संपूर्ण मोह, बहुत जरूरत से ज्यादा रख के उसके अंदर जी के मेरे शराबीपन को बढ़ाया था। तो यहाँ पे बात कुछ अजीब सी आती है कि पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ और ह्यूमन पावर, मानवीय शक्ति से बड़ी शक्ति, केम टू बिलीव, उसके ऊपर बिलीव लाना है। श्रद्धा की बात नहीं, फेथ की बात नहीं, सेकंड स्टेप बिलीव लाने की बात कहता है। खाली बिलीव तुम लाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, अगर बिलीव ही नहीं रहेगा, बिलीव ही नहीं आएगा, तो आगे का कार्यक्रम कोई काम नहीं करेगा। और तीसरा स्टेप भी खाली स्टेप रहेगा, बात रहेगी। चौथी 4 से 12 पायरी, फिर वो जैसा भाई साहब ने बोला ना, चौथा 5वां पायरी किया और वापस दारू पीने गए, ये भी हो सकता है। तो सब स्टेप मुझे पहले प्रिसाइसली होने के बाद, एक स्टेप प्रिसाइसली होने के बाद दूसरे स्टेप पे जाने का, दूसरा स्टेप प्रिसाइसली होने के बाद तीसरा स्टेप पर जाने का, तीसरा स्टेप प्रिसाइसली होने के बाद चौथा स्टेप पे जाने का, और चौथा स्टेप प्रिसाइसली होने के बाद 5th स्टेप पे जाने का। तो सब स्टेप प्रिसाइसली होने के बाद आगे वाले स्टेप पे जाने का। फर्स्ट स्टेप को आधा अधूरा छोड़ के, कुछ बातों में कंफ्यूजन है, कुछ बातों में डिनाइल है, और वो मैं छुपाता हूँ, और मैं जल्दी जल्दी रिकवरी पाने के मोह में सीधा डाई लगा के दूसरे स्टेप पे चले जाता हूँ। तो जो भाई साहब ने, सोनू भाई ने बोला ना, चौथे 5वें कदम करने के बाद उसने शराब पिया, तो उसमें चौथा 5वां कदम तो खाली बात के रूप में है। उसने शराब पिया, वो पीना ही वाला था, 100% पीने ही वाला था, समझे? क्योंकि वो आधे अधूरे प्रयासों से वो चल रहे होते हैं। हमारा ये 100 फुल प्रूफ प्रोग्राम है, 100% फुल प्रूफ है, कोई शंका का इसके अंदर दायरा नहीं है। लेकिन एक वर्ड्स जो लिखा है ना, वो बहुत महत्व रखता है, प्रिसाइसली, तंतोतंत, वो बहुत जरूर। आधे अधूरे प्रयासों से कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो यही मैं लोगों में देखता हूँ, 17 साल से देख रहा हूँ, कि जो आधे अधूरे प्रयास करके चलते हैं तो उसको परिणाम नहीं मिलता। और दोष हम लोग देते हैं, चौथा 5वां पायरी उसने किया और पिया, लेकिन किस तरह से उसने किया वो हम नहीं देखते। ऐसा बोलो ना कि इसने रोटी सब्जी खाया और वो बीमार पड़ गया, तो क्या रोटी सब्जी दाल चावल खाए और बीमार पड़ गया? कैसे बीमार पड़ गया होगा? तो उसने सोचा कि भाई शरीर के अंदर ही डालना है ना, तो नाक से डाल दूं या कान से डाल दूं, जाना तो शरीर के अंदर से है। मुंह से खाने की जगह वो नाक और कान से खा रहा है, अंदर डाल रहा है। तो मुंह में कुछ उसको तकलीफ है, कुछ जलन है, या कुछ कोई प्रॉब्लम है मुंह के अंदर, तो बोला शरीर के अंदर डालने के लिए नाक या कान। ऐसा अज्ञान अवस्था में वो ऐसी हरकत करेगा, और हम ऐसा सोचेंगे कि रोटी सब्जी का दोष है, रोटी सब्जी का दोष है, जिससे वो बीमार पड़ गया। लेकिन उसने जो क्रिया की वो प्रिसाइसली नहीं थी, नाक से खाया या कान से अंदर डाला, तो फिर बीमार पड़ना ही था। तो इस तरह से प्रोग्राम को प्रोग्राम के हिसाब से नहीं लेते हुए, अपने लॉजिक, अपने आइडिया, अपनी फिलोसॉफी से जो लेने जाते हैं, खुद गब्बर तो ये प्रोग्राम काम नहीं करता। इसलिए सही स्पॉन्सर की बहुत जरूरत है, और सही स्पॉन्सर लेकर भी मेरे जैसा शराबी अपनी मनमानी चलाता है, स्पॉन्सर से छुपाता है, स्पॉन्सर से खुल के बात नहीं करता, स्पॉन्सर की खुल के बात नहीं सुनता, उसमें भी अपना लॉजिक चलाएगा, तो सही स्पॉन्सर के साथ रहते हुए भी अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार वो खुद ही बनेगा। क्योंकि स्पॉन्सर तो लिया है, लेकिन स्पॉन्सरशिप में वो ऑनेस्ट नहीं है, स्पॉन्सरशिप में सही विलिंगनेस नहीं है उसकी। वो अभी भी अपनी आइडिया को, अपने लॉजिक को ज्यादा आगे रख के चलता है, तो भी परिणाम नहीं मिलता। इसीलिए प्रिसाइसली शब्द का बहुत अहमियत है।
तो सेकंड स्टेप में जब बिलीव, वो स्टेप का जब हम अभ्यास करते हैं, सेकंड स्टेप में पूरा एग्नोस्टिक चैप्टर का एक एक लाइन को डीप लेवल पे समझने का प्रयत्न करते हैं, तो यकीन मानिए बिलीव का निर्माण होता ही है। एक विश्वास करने की इच्छा का जन्म होता है, 100% हो सकता है अगर प्रिसाइसली सेकंड स्टेप लेता हूं तो। और उसके बाद थर्ड स्टेप का जब मैं स्टडी करता हूं, स्पॉन्सर की भी मदद लेता हूं, थर्ड या कोई ओल्ड टाइमर की मदद लेता हूं, तो थर्ड स्टेप में जो डिसीजन मुझे लेना है जिंदगी मेरे को ऊपर वाले के मार्गदर्शन में सौंप देने का, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन से मुझे क्यों जीने का है, सेल्फ विल से गॉड विल क्यों अपनाना है, सेल्फ विल मेरे अंदर से निकालना और उसकी जगह गॉड विल से चलना क्यों जरूरी है, ये पूरा लेसन थर्ड स्टेप में स्टडी करने से महसूस होता है कि खुद की इच्छा से चलने वाला जीवन मार डालेगा। आज तक यही साबित हुआ कि अरे तेरी खुद की इच्छा ने ही तेरे जीवन में सर्वनाश, ज्यादा से ज्यादा वही जिम्मेदार रही है। कभी किसी का सुना नहीं, कभी किसी का माना नहीं, बस खुद की इच्छा, खुद के फिलोसॉफी, खुद का लॉजिक, खुद के आइडिया को ज्यादा महत्व दिया और वही तूने बरसाया अपने जीवन के ऊपर, और उसी ने तेरे को बॉटम दिखाया, शराब पिलाया, सब कुछ, रिश्ते बिगाड़े, सब में खुद की इच्छा को ज्यादा महत्व देना। उसमें जो ईगो, पकड़, रिजाइनमेंट, बहुत सारी सब बातें प्रदर्शित होती थी मेरी खुद की इच्छा में, और वो मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, मार डालेगी मुझे। ये थर्ड स्टेप रियलाइज करता है, तभी मैं डिसीजन लेने के लिए तैयार होता हूँ कि अब मुझे मेरी खुद की इच्छा नहीं चलानी। आगे की जिंदगी में मुझे अपने आप को खुद की इच्छा के कोड़े से बचा के रखना है, खुद की इच्छा नहीं चलानी है। ये लेसन मुझे मिलता है थर्ड स्टेप से, अंदर तक वो गहराई में मुझे महसूस होता है। तो अगर मुझे खुद की इच्छा नहीं चलानी है तो मुझे करना क्या है कि मेरी जो भी इच्छा है और मेरा जो भी जीवन है वो मेरे भगवान, मेरा हायर पावर, उसके मार्गदर्शन में मुझे दे देना चाहिए। ये डिसीजन लेने के काबिल मैं तीसरी पायरी में होता हूं। तो इच्छा यानी कि मेरे अंदर बहुत सारी चलती रहती है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, ये करो, वो करो, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। वो गुंथम गुंथी के रूप में चलती रहती है, एकदम वो मकड़ी के जाले की तरह अनाप शनाप चलती रहती है, और उसी से ही मेरा मन घिरा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है, परेशान रहता है, तकलीफ में रहता है। मुझे शांति का अनुभव नहीं होता, आत्म शांति कोसों दूर रहती है। और कंफ्यूजन वाले एक बिगड़ी हुई मनस्थिति के अंदर ये मेरी सेल्फ विल मुझे परिणाम देती है, बिगड़ी हुई मनस्थिति का। तो उसका एक ही इलाज है कि पूरा का पूरा कोई अच्छी जगह पे वो रख दो और उसका मार्गदर्शन लो। वो प्रैक्टिकल भी हमको समझ में आता है कि जब कोई चीज, कोई मशीन मेरे घर में बिगड़ा हुआ है और मैं उसको खोलने जाता हूं और कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता, खोल तो दिया लेकिन अभी समझ में ही नहीं आता है क्या करूं, और मुझे लगता है और करने जाऊंगा तो और ज्यादा बिगाड़ूंगा, मैं जो है वो कंडीशन से भी ज्यादा बिगाड़ूंगा। तो मैं एक मैकेनिक को फोन करता हूं और उसको पूरा का पूरा मैं उसको मशीन के बारे में जो भी है वो उसको बताता हूं। फिर वो मैकेनिक मुझे, उसका जो टेक्नीशियन है जिसको उसका नॉलेज है, वो फिर मुझे गुड ऑर्डरली डायरेक्शन देता है, और वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन के हिसाब से मैं मेरा सेल्फ विल नहीं चलाता, और मेरे सेल्फ विल को मेरी विल को गुड ऑर्डरली डायरेक्शन के हिसाब से चलाता हूँ जो टेक्नीशियन देता है। एक एक बात उसकी सुनता हूँ, करता जाता हूँ, सुनता हूँ, करता जाता हूँ, तो मेरा मशीन जो है उसके मार्गदर्शन से ठीक होने की दिशा में जा सकता है। तो मेरी जिंदगी भी पूरा मशीन बिगड़ गया है,
और उसको ज्यादा बिगाड़ रहा हूं और खुद की इच्छा चला के। आज तक साबित हुआ और आगे यही होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे रुकना है, डिसीजन लेना कि मुझे एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, मेरे ईश्वर जो मुझे गुड ऑर्डरली डायरेक्शन दे सकता है, उसके चरणों में मुझे समर्पित कर देना, उसके मार्गदर्शन में समर्पित कर देना। डिसीजन लेने के लिए मैं तैयार होता हूं, लेकिन वो डिसीजन को साकार करने के लिए, वो सही में मेरे जीवन में काम करे, उसके लिए बहुत सारी अड़चनें हैं। इतनी सारी अड़चनें हैं जिसका मुझे पता ही नहीं है। डिसीजन तो ले लिया है, क्योंकि डिसीजन लिए बगैर अभी जिंदगी बच नहीं सकती। इसलिए परिस्थिति की वजह से मैं डिसीजन तो ले लेता हूं, कभी मुझे खुद की इच्छा नहीं चलाना, भगवान के मेरी इच्छा जो मेरे अंदर चलती रहती है, और मेरा जो जीवन है, जो मेरे साथ हो रहा है, ज्यादातर जो हो रहा है वो सब मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। मैं करना चाहता हूं ये हो रहा है, ये मैं करना चाहता हूं कुछ और हो रहा है मेरे साथ कुछ और। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो रियलिटी है, वो मेरा जीवन। तो मेरी कल्पना और मेरी रियलिटी, मेरी कल्पना यानी मेरी इच्छा है, और मेरा जीवन यानी मेरी रियलिटी, वो दोनों को दोनों भगवान के मार्गदर्शन में सौंप देने का। तो वो मेरी कल्पनाओं को, इच्छाओं को भी गुड ऑर्डरली डायरेक्शन देगा, और मेरे साथ जो हो रहा है उसके प्रति भी गुड ऑर्डरली डायरेक्शन देगा। ये निर्णय तो मैं ले लेता हूं उसके हवाले करने की, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ी होने की वजह से मैं सेल्फ विल को छोड़ना चाहते हुए भी वो इतनी ताकतवर बन गई है कि साली छोड़ना चाहते हुए भी छूटती नहीं है। छोटी छोटी बातों में वापस सेल्फ विल आ जाती है। और दूसरा, मुझे गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, गॉड विल क्या है उसके बारे में भी समझ ही नहीं है। किसको गॉड विल का है, किसको सेल्फ विल का है। निर्णय तो ले लिया है, लेकिन सेल्फ विल छोड़ने में भी मेरे पास पात्रता नहीं है। ये तो ऐसा ही समझो ना कि मैंने शराब छोड़ने के बहुत सारे निर्णय लिए, और सब दिल से लिए, लेकिन शराब रोए में, रोम में ऐसी फंसी हुई थी, कोई भी निर्णय लेने से मुझे वो शक्ति नहीं मिलती थी शराब छोड़ने की। 2-4 दिन, 5 दिन वो निर्णय की ताकत चलती थी, उसके बाद वो शराब इतनी ऊपर आ जाती थी कि वापस मुझे उसके पास जाना पड़ता था। तो खाली निर्णय लेने से काम नहीं बनेगा भाई। निर्णय लेना जरूरी है आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए, आगे की प्रक्रिया में जाने के लिए, एक्शन पार्ट में जाने के लिए। अगर डिसीजन नहीं लूंगा तो एक्शन पार्ट नहीं ले पाऊंगा, और खाली डिसीजन लेके एक्शन पार्ट नहीं करूंगा तो डिसीजन रहेगा। तो अभी मेरा प्रॉब्लम है, मेरी सेल्फ विल में से मुझे मुक्ति और गॉड विल को मेरे जीवन में लाना, जिससे मेरी इच्छा और मेरा जीवन गॉड विल और ईश्वरीय कृपा से एक नया अनुभव मुझे मिले अपने जीवन में, जो मुझे सुकून देवे, राहत देवे, फ्रीडम देवे। जो मैं चाहता हूं अपने जीवन के लिए, अंदर से जो चाहता हूं वो परिणाम मुझे मिले। और वो एक ही थर्ड स्टेप कहता है, ईश्वर आधारित जीवन जब बनता है, ईश्वर केंद्रित जब जीवन बनता है, और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जब जीवन बनता है, तभी ये परिणाम मिल सकते हैं। थर्ड स्टेप के ऊपर जब मेरे जैसा शराबी जीता है, उसके बाद क्या परिणाम मिलते हैं, ये भी प्रोमिस के रूप में बिग बुक में थर्ड स्टेप में जहां लिखा है, बोला गया है। निर्णय लेने से नहीं होता है, निर्णय जब साकार होता है, जब थर्ड स्टेप के अनुरूप मैं जीता हूं, मेरा जीवन तीसरी पायरी के अनुरूप बनने लगता है, तब मेरे को क्या परिणाम, क्या प्रोमिस मिलते हैं, वो सब पहले ही बताए दिए हैं, ताकि मैं थर्ड स्टेप को मेरा निर्णय स्ट्रांग बने। तो हल्का फुल्का निर्णय काम नहीं लगेगा, मेरा स्ट्रांग निर्णय होना चाहिए थर्ड स्टेप का, कि मुझे इच्छा और जीवन भगवान के मार्गदर्शन में आगे चलाने हैं। तो अभी जो मेरी सेल्फ विल पूरे रोम में एक शराब जैसे बसी हुई थी, वैसी सेल्फ विल भी मेरे रोम में वो फंसी हुई है। सेल्फ विल नहीं चाहते हुए भी आती रहती है और मुझे शिकार बनाती रहती है। तो निर्णय लेने के बाद
वो सेल्फ विल मुझे क्यों शिकार बनाती है, क्यों मेरा संतुलन बिगाड़ती है, क्यों मेरे जीवन में वापस प्रॉब्लम खड़ा करती है, मेरे को रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट बनाती है। तो ये सेल्फ विल का ही जो सेल्फ है वही कहीं गड़बड़ है, मेरे सेल्फ में ही कहीं गड़बड़ है। सेल्फ यानी मेरा पर्सनालिटी, मेरा जो ये कैरेक्टर है वो मेरा सेल्फ, तो उसमें ही कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? कैरेक्टर डिफेक्ट्स। अभी निर्णय लिया कि मशीन को सही करना है, मशीन को सही करना है, बिगड़ा हुआ मशीन को सही करना है, तो निर्णय लेने से ये काम नहीं होने वाला, तो मशीन सही नहीं हो जाएगा। निर्णय लिया है तो तुम एक्शन की तरफ आगे बढ़ो, और मशीन को सही करना है तो मशीन को अगर एक कैरेक्टर का नाम दिया जाए, सेल्फ का नाम दिया जाए, जैसे हमारा मशीन, जिंदगी का मशीन, और वो मशीन के कैरेक्टर में जो डिफेक्ट है, अगर वो डिफेक्ट सही किया जाए, मशीन के अंदर जितने भी डिफेक्ट है, जो भी पार्ट बिगड़ा हुआ है, वो पार्ट को रिपेयर किया जाए या निकाल के नया डाला जाए, जो भी उसका जरूरत है वो हिसाब से उसकी डिफेक्ट दूर की जाए, तो ही मशीन अच्छा हो सकता है। तो मशीन को खोलने की प्रक्रिया और उसकी डिफेक्ट को ढूंढने की प्रक्रिया, वो है चौथा और पांचवा कदम, जो हम जैसे लोगों ने कभी नहीं किया था। हमेशा गलती बाहर ही ढूंढते रहे। इन्वेंटरी लिया, पूरी जिंदगी भर लिया, लेकिन किसका लिया? बीवी का लिया, माँ बाप का लिया, परिवार के हर एक लोगों का लिया, आस पड़ोस के हर एक लोगों का लिया, ए में आने के बाद ए मेंबरों का भी लिया, लेकिन अपना इन्वेंटरी कभी नहीं लिया। सही दिशा में प्रिसाइसली मेरा इन्वेंटरी नहीं लिया, इसीलिए मैं धोखे में रहा। इसीलिए जो आत्म शांति मुझे चाहिए थी, जो परिणाम मुझे चाहिए थे, एक सुकून वाली, एक उपयुक्त जीवन, वो दूर के दूर रहे। तो चौथी पायरी में मुझे सेल्फ इन्वेंटरी, खुद की इन्वेंटरी, मेरे कैरेक्टर की इन्वेंटरी, मेरी पर्सनालिटी की इन्वेंटरी। तो मेरे कैरेक्टर में ऊपरी सतह पे, मेरे सेल्फ में ऊपरी सतह पे हमारा जो प्रोग्राम कहता है वो हिसाब से 4 चीज ऊपरी सतह पे महसूस होती है। पहला है रिजाइनमेंट, दूसरा है फियर, तीसरा है सेक्स, काम वासना, और चौथा है पश्चाताप, गिल्ट और अपराधीपन। यही ऊपरी सतह पे मुझे महसूस होता है, मेरे कैरेक्टर में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे सेल्फ में। यही मुझे ऊपरी सतह पे महसूस होता है, और वही चीज मुझे दारू में डुबाती थी। तो सबसे पहले शराब, उसको छोड़ने आया तो वन डे एट ए टाइम शराब को अरेस्ट किया। आप लोगों के साथ ताकत मिली शराब से दूर रहने की। अभी मैं मेरे बिगड़े हुए कैरेक्टर के साथ जी रहा हूं, शराब से दूर हूं, लेकिन बिगड़े हुए कैरेक्टर के साथ मेरी जिंदगी चल रही है। इसलिए वो सुकून, आनंद जैसा मिलना चाहिए, वो अभी दूर है। तो शराब बंद होने के बाद दूसरा चीज मेरे सामने आती है, इस प्रोग्राम का अभ्यास करने से, मेरा रिजाइनमेंट, मेरे फियर्स, मेरी काम वासना और मेरा अपराधीपन, पश्चाताप, शर्म, गिल्ट, ये दुर्भावना है। ये 4 चीजें के अलावा जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ही मेरा संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। तो जब मैं ये रिजाइनमेंट इन्वेंटरी लेता हूं कि भाई रिजाइनमेंट क्यों है भाई, उसकी जड़ क्या है? अगर पेड़ दिखता है तो पेड़ की जड़ तो होनी चाहिए कि नहीं भाई? ये रिजाइनमेंट महसूस होता है, यार प्रमोद भाई ने गलती कर दी, मुझे कैसा लगता है, प्रमोद भाई ने मुझे अपमानित किया, तो वो बात को मैं वहीं के वहीं नहीं भूल जाता हूँ। मेरे साथ वो रात को भी चलती है। मेरी बीवी के साथ सोया हुआ हूँ, लेकिन लगता है प्रमोद भाई मेरे बाजू में सोए हुए हैं, सर के ऊपर बैठे हुए हैं, और पूरी रात की नींद खराब करता हूँ। ऐसे कितने लोगों के साथ मेरा रिजाइनमेंट का रिलेशन बन गया है, कितने, और ज्यादा बन रहे हैं।
और लोगों के साथ में रिजाइनमेंट का रिलेशन मेरे बन रहे हैं। और ये पूरा रिजाइनमेंट इज ए नंबर 1 ऑफेंडर्स ऑफ अल्कोहलिक। ये 4 में से रिजाइनमेंट, फियर, सेक्स और अदर हार्म, दूसरों को किए गए नुकसान की वजह से पश्चाताप, गिल्ट और शर्म, ये जो महसूस, ये 4 में से सबसे पहले नंबर पर रिजाइनमेंट आता है। सबसे ज्यादा खत्म अल्कोहलिक को रिजाइनमेंट करता है। सबसे ज्यादा परेशान है ये रिजाइनमेंट। रिजाइनमेंट यानी खाली गुस्सा नहीं, रिजाइनमेंट यानी किसी को चाकू मारना, वो नहीं। रिजाइनमेंट यानी एक नाराजगी से भरा स्वभाव, नाराजगी रहना, अंदर से नाराज रहना, असंतुष्ट रहना, शक में रहना, शक, डाउटफुल नेचर रहना, अविश्वास में रहना, गुस्सा आते रहना, चिड़चिड़ा रहना, आत्मदया में रहना। सेल्फ पिटी भी रिजाइनमेंट का स्वरूप है। कैसा पिता मिला, कैसी बीवी मिली, मैं बेचारा, मैं देवदास, ये भी रिजाइनमेंट। संताप, रीफीलिंग अगेन एंड अगेन, बार बार दुर्भावना का ही महसूस होना, सुकून कम, सुकून की महसूस ही नहीं होना। सही सुकून तो मैंने महसूस ही नहीं किया। मैं या तो थ्रिल में रहता हूं, रोमांच में रहता हूं, आसमान में रहता हूं, जो पूरी गलत परिस्थिति है। मैं ज्यादा खुश होता हूं, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, वो कहते हैं थ्रिल। और वही शराब देती थी। शराब मुझे थ्रिल देती थी, आनंद नहीं देती थी। आनंद सात्विक होता है और थ्रिल एक ग्रैंडियोसिटी जैसा बात है, हवा में उड़ाने वाली बात। या तो दुखी रहता था। तो सोब्राइटी में भी मुझे सही आनंद की पहचान नहीं है। मैं सोबर हूं, पिंक क्लाउड स्टेज में हूं, यानी मैं नाच रहा हूं, कूद रहा हूं, खाली पीली 7वें आसमान में, थ्रिल में मैं जी रहा हूं। और वो थ्रिल कहीं ना कहीं धोखा देगा। आज तक दिया है। नया गाड़ी लिया तो थ्रिल, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने, उसके बाद वो थ्रिल चला जाता है। नई शादी हुई, थ्रिल, हनीमून पीरियड, 8-9 महीना, 1 साल हो गया, बच्चा हो गया, वो शादी का जो चार्म था वो असर गया। नया घर बनाया, थ्रिल, नई नौकरी लगी, थ्रिल, कारोबार में कुछ मुनाफा हुआ, थ्रिल। आनंद के बारे में मुझे पता ही नहीं था, आनंद किसको कहते हैं। और ये थ्रिल वापस डुबाता है, वापस वो नीचे पछाड़ता है। तो ये दोनों हाथ से मेरे साथ हुए। थ्रिल का भी अनुभव किया और उसकी वजह से जो हताशा, निराशा आती थी, उसका भी बहुत अनुभव किया। और दोनों ही चीजों में मैं शराब में डूबा। और ये जो मेरा सेल्फ है, वो रिजाइनमेंट के स्वरूप से ही, असंतुष्टि के स्वरूप से ही बार बार रिएक्ट होता रहता है। संताप के, नाराजगी के स्वरूप से बार बार रियलाइज होता है। और अगर उस संताप का इन्वेंटरी, क्यों संताप है, मैं शराब क्यों पीता हूं, उसका जवाब मिला, रिजाइनमेंट, फियर, सेक्स और पश्चाताप। और मैं खुश होता हूं, वो भी एक संतापित लक्षण है। मैं बैलेंस बिगाड़ देता हूं अपना, असंतुलित मन, वो भी एक रिजाइनमेंट है। मेरे को कुछ सक्सेस मिलता है, कभी भी मैं शराब में जाता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे महसूस हुआ, ये भी एक रिजाइनमेंट का ही स्वरूप है। जो एक ही एक भावना मुझे बार बार महसूस होती है, वो खुश हूं मैं, मैंने सक्सेस पाया है। ये सक्सेस भी बार बार मेरे अंदर चलता रहता है। सक्सेस का जो वो जो प्रहार है, सक्सेस का जो इमोशन है, वो झेल नहीं पाता, निगल नहीं पाता, पचा नहीं सकता, बार बार उछल कूद करता है। और ऐसा लगता है पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, पूरे 70 mm में उसका मजा आना चाहिए। ये 35 mm में ये पिक्चर जमती नहीं है सक्सेस की, उसको 70 mm में दिखना चाहिए। और वो 70 mm में कब देख सकता हूं, जब मैं दारू पीता हूं। तो ये भी मेरा असंतुलित मन, रीफीलिंग अगेन एंड अगेन ही हुआ।
तो सब मेरे प्रॉब्लम, सुख दुख तो नहीं, सक्सेस और अनसक्सेस के सब दारू के साथ कैसे जुड़े हुए थे। अनसक्सेस का तो समझ में आता था, लेकिन सक्सेस भी मेरे अंदर एक प्रकार का रीफीलिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वो सक्सेस को मैं हजम नहीं कर पाता था, निगल नहीं सकता था। जैसा सक्सेस मिला उससे मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसको संतुष्ट करने के लिए, उस असंतुष्टि में से बाहर निकलने के लिए, संतुष्ट पूरी तरह से हो, उसके लिए दारू का नशा ही मुझे चाहिए था। जब दारू पीता था तब लगता था कि इंडिया मैच जीती ही पी पूरे। बाहर निकल के शोर शराबा करना, अपनी खुशी प्रदर्शित करना, वो दारू पीने के बाद ही होती थी। तो सभी के सभी प्रॉब्लम इस रिजाइनमेंट के जरिए मुझे समझ में आए कि दारू बंद है, क्योंकि दारू अब मार डालेगी, बंद करनी पड़ेगी। तो वो तो ए में आके हो जाता, चालू हो जाता है वन डे एट ए टाइम। पहले भी बंद होती थी, ऐसा नहीं कि ए में आया तभी बंद हुई, पहले भी बंद हो जाती थी। लेकिन यही चीज की वजह से असंतुलित मन, असंतुष्टि की भावना, और वापस पागलपन आ जाता था और वापस पी लेता था। तो ए में आने के बाद भी ए के माध्यम से दारू दूर है, लेकिन उसकी जो कारण है रिजाइनमेंट, फियर, सेक्स और अदर्स हार्म, ये कारण के ऊपर काम करके उसको निकाला ना जाए मेरे पर्सनालिटी में से, उसके ऊपर काम ना किया जाए, तो ए में रहते हुए भी हम कितने लोगों को देखते हैं वापस रिलैप्स होते हैं, सही तरीके से कार्य नहीं करते। तो रिजाइनमेंट, फियर, सेक्स और अदर साम, ये 4 इन्वेंटरी स्पॉन्सर की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें मैं पूरा अज्ञानी हूं। मैं अपनी इन्वेंटरी लेते लेते दूसरों की इन्वेंटरी लेने लगूंगा, अपना छुपाऊंगा, दूसरों का उजागिर करूंगा, ज्यादा अपने को बड़ा चढ़ा के लिखूंगा। ये मेरी जो घमंडी अवस्था है, वो इसके अंदर गलती ना करवा, इसलिए मार्गदर्शक चाहिए। तो मार्गदर्शक के सजेशन से मेरी, उसके प्रामाणिकता से मार्गदर्शक के स्पॉन्सर के जो अनुभव है, उसके पास जो है, वो अगर मुझे वो गाइड करता है और उसको मैं ऑनेस्टी से करता हूं, तो ही मैं मेरी कंप्लीट प्रिसाइसली इन्वेंटरी ले पाऊंगा। अगर डिसऑनेस्ट रहूंगा तो ये काम नहीं होगा। और इसके लिए मुझे 3rd स्टेप का प्रेयर, 3rd स्टेप का लेसन, 3rd स्टेप का स्टडी, 2nd स्टेप, 1st स्टेप, सबका स्टडी में साथ में मेरे साथ रहता है, क्योंकि वो मैंने कर लिया है। इसलिए 4th स्टेप का कार्य जो है इन्वेंटरी का, बहुत जरूरी वो होता है, हो पाता है। और स्पॉन्सर की सही मदद में लेता हूं, जो मदद मुझे उसकी लेनी है, वो मदद लेने के बारे में कंजूसी नहीं करता, या डिनाइल नहीं करता, या ईगो बीच में नहीं लाता। ये पारदर्शिता मेरी कायम रहती है स्पॉन्सरशिप के अंदर, उनकी मदद लेने की। तो जब रिजाइनमेंट ऊपरी सतह पे मुझे महसूस होता है, तभी उसकी जड़ को ढूंढने का, तो एक के बाद जो रिजाइनमेंट का मेथड है हमारी बिग बुक में, रिजाइनमेंट के नाम लिखो, उसके कारण लिखो, उसके बाद अपने इंस्टिंक्ट को पहचानो जो कितनी विकृत हो गई है, उसके बाद तुमने उसके साथ क्या, तुमने ये रिजाइनमेंट को केंद्र में रखते हैं, रिजाइनमेंट को इश्यू बना के, तूने जो स्वार्थी, बेईमान, लापरवाह बन के तूने जो कांड किए, जो सोचा, जो आइडिया तेरे अंदर से निकलते थे, वो सब लिख, जो किया वो लिख तूने। उसके बाद मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे समझ में आते हैं, जो मुझे गलती करने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे नहीं गलती करनी है, लेकिन ये मेरे कैरेक्टर के डिफेक्ट्स, और कैरेक्टर के डिफेक्ट्स क्यों मेरे अंदर निर्माण होते हैं, क्योंकि मेरी जो प्रकृति है, सहज प्रकृति है, वो विकृत बन गई है। उसकी वजह से अनेक प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर निर्माण होते हैं। लोभी, लालची, स्वयं केंद्रित, अहंकार केंद्रित, भयभीत, संपूर्णता का आग्रही, परफेक्शन का आग्रही, जड़, निराश्य, हताश, आलसी, उतावलापन, प्रभुत्ववादी, मालिकी भाव, शंकाशील, जेलसी, ईर्ष्याळु, जलन,
अनेक प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे ऊपर राज करते हैं और वो डिफेक्ट मेरी जिंदगी को बिगाड़ते हैं। तो रिजाइमेट और सेक्स इन्वेंटरी में से मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट्स का पता चलता है। ये इन्वेंटरी मुझे दिखाते हैं और वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स ब्लैक एंड व्हाइट में दिखते हैं, एक्सरे की तरह दिखते हैं, साफ 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 डिट्टो टू डिट्टो नजर आते हैं, पूरा विजन क्लियर होता है। और उस कैरेक्टर डिफेक्ट्स के प्रति मैं पहली बार सीरियस होता हूं कि ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करेंगे। मैं नहीं चाहता वैसी जिंदगी, ये कैरेक्टर डिफेक्ट जीने के लिए मुझे मजबूर करेंगे। मुझे ऐसी जिंदगी, नरक जैसी जिंदगी जीने पड़ेगी अगर मैंने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर कुछ काम नहीं किया या कैरेक्टर डिफेक्ट्स को लाइटली लिया या कुछ डिफेक्ट को पकड़ के रखा तो मेरी जिंदगी नरक है और शराब का खतरा हमेशा के लिए सर के ऊपर रहने वाला है। ऐसा महसूस हुआ जाने में जेब में क्वार्टर लेके घूम रहा हूं। कब पीऊंगा वो पता नहीं, कब पीने की जरूरत महसूस करूंगा पता नहीं, लेकिन ये खतरा है। और जिंदगी नरक जैसी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, दारू बंद है तो पैसे आ रहे हैं, तबीयत अच्छा हो रहा है, घर अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर से मैं एक खोखला, एक बेकाबू, अनाप शनाप कंफ्यूजन से घिरा हुआ हूँ। आध्यात्मिक बीमारी में मैं जीता हूँ। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी वही है मेरी आध्यात्मिक बीमारी। घिनौने विचारों का मैं अपने आप को शिकार बना देता हूँ और मेरा संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। खाली दिखावे के रूप में आप लोगों के साथ अच्छा हूँ ऐसा दिखाने का मैं भरपूर प्रयास करता हूँ, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और ही रहती है। और ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ये इन्वेंटरी लेने से जो उभर कर सामने आते हैं वो मुझे साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में महसूस होते हैं, एक्सरे रिपोर्ट की तरह महसूस होते हैं बराबर। तभी छठा और सातवां पायरी जीवन में आता है। सिंपल पायरी है छठा और सातवां पायरी। चरित्र दोषों के लिए भगवान से मदद मांगना, चरित्र दोष भगवान तू निकाल, विनम्रता से उसके पास मदद मांगना। बोलने में आसान है लेकिन करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि जब तक ये स्थिति नहीं आती है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के प्रति सही नजरिया, सही उसकी घातकता नहीं महसूस होगी, तब तक ये नहीं हो पाएगा। छठा और सातवां पायरी खाली पायरी रहेगी, स्टेप रहेंगे जो बोल सकूंगा, उसके ऊपर बात कर सकूंगा, लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। तो स्पॉन्सर की फिफ्थ स्टेप, चौथी और पांचवी पायरी दोनों साथ साथ चले मेरे जीवन में। इन्वेंटरी लेने वक्त में उसके मार्गदर्शन लेता था कि इसके ऊपर मुझे क्या लिखना है समझ में नहीं आते थे, तो वो मुझे टिप्स देते थे। मेरी इन्वेंटरी वो पढ़ते नहीं थे। उसने बोला तू पहले तेरा इन्वेंटरी कंप्लीटली बना, उसके लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तेरे जो सीक्रेट तूने लिखे है वो तो अब मुझे उजागर मत कर। तेरी इन्वेंटरी लिखने में तुझे जहां जहां भी कंफ्यूजन होता है तो मैं तुझे मदद करता हूँ मार्गदर्शक के रूप में। वो मुझे टिप्स देते थे, समझा देते थे इस तरह से, ताकि मेरे इन्वेंटरी काम का कार्य प्रिसाइसली हो। जब पूरे इन्वेंटरी का कार्य मैंने कर लिया, उसके बाद मैं फिफ्थ स्टेप के लिए बैठा उसी के साथ कि अभी मेरी इन्वेंटरी का कंफ्यूजन मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट कंफ्यूजन। अरे कंफ्यूजन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन। मेरी इन्वेंटरी का आपके सामने अब मुझे कन्फेशन करना है। उसके बाद वो फिफ्थ स्टेप प्रिसाइसली हुआ। फोर्थ स्टेप में उसने स्पॉन्सर की मदद दी मुझे, और फिफ्थ स्टेप जब तब कुछ चीजें जो मेरे प्रकाश में नहीं आती थी, कुछ चीजें, मैं बहुत होशियार इंसान था तो कुछ चीजें मैंने छुपाई भी थी, लिखा नहीं था, उस चीज को बराबर लिखा नहीं था, कोडवर्ड में लिखा था। और फिफ्थ स्टेप करते समय स्पॉन्सर ये प्रक्रिया से गुजरा होने की वजह से उनको पता ही रहता है कि हम जैसे लोग पूर्ण रूप से फोर्थ स्टेप लिखने में शायद खुलते नहीं है, संपूर्ण रूप से खुलते नहीं है। ज्यादातर 80-90% खुल जाते हैं, लेकिन वो जो 10% टॉप सीक्रेट जो बातें हैं उसको या कोडवर्ड के रूप में या कुछ लिखते नहीं है।
ये उनके भी अनुभव अपने स्पॉन्सर के साथ हुए होंगे, तो उसको पता ही था। तो जब मैं 5th स्टेप उसके साथ करने गया और उसको पता चल गया था कि यहाँ पे वो जबान पे ताला लग गया, हरेश की जबान पे ताला लग गया है, और उसको पता चल गया था कि ये ईश्वर के सानिध्य में ये आध्यात्मिक वर्क करने जा रहे हैं। और एक बात की हम दोनों को महसूस हो गया था कि हम एक दूसरे के प्रति 100% भरोसे के साथ जुड़ गए हैं। अभी ये तो अंदर से ताकत मिल गया था, ऊपर वाले की कृपा हो गई थी, उनके अंदर तो थी, मेरे अंदर भी हो गई थी। तो वो बाकी की बातें जो मेरा टॉप सीक्रेट था, उसके लिए उसने क्या किया, उसने अपना सीक्रेट खुला किया, उसने अपना सीक्रेट उजागर किया। ऐसा सीक्रेट उजागर किया कि मेरे को वो 10% टॉप सीक्रेट को बाहर निकालने का पुशबैक मिला उनके सीक्रेट उजागर करने से, और मैं तोते की तरफ बोल दिया मैंने, और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं ऐसा सोचता था कि ऐसी बातें सुन के वो क्या वो महसूस करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसका चेहरा प्रसन्न और नम्र और शांति से सुने, और उसने और मुझे आइडेंटिफिकेशन अपने अनुभव से देते गए कि यही सब है हमारे जीवन में। अभी उसके प्रति नया नजरिया लाना है। इसको छुपा के रख के हमने जो गलती किया, उसका खामियाजा अभी नहीं लगता, अरे हमने भुगत लिया है, कितना भुगता, और अभी भी हम उसको छुपा के रखेंगे तो यू आर ए सीक इन योर सीक्रेट। तुम तुम्हारे सीक्रेट में ही सीखो, तुम्हारे सीक्रेट ही तुम्हें पागल बनाते हैं, तुम्हारे सीक्रेट ही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाते हैं, तुम्हारे सीक्रेट ही तुम्हें अपराधीपन में, गिल्ट में, शर्म में रखते हैं और संतुलन बिगाड़ते हैं। तुम्हें पूर्ण रूप से 100% छोटी मोटी सभी सीक्रेट ये 5th स्टेप में मेरे पूरे हो गए। और उसके बाद जो हल्केपन का महसूस ही हुआ, जिन्हें बरसों से मैंने बोझ बना के रखा हो अपने जीवन के ऊपर, वो बोझ उतर गया हो। और सही मायने में दोस्तों 5th स्टेप करते 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 ईश्वर की और मुझे श्रद्धा को बढ़ाने का था, उसमें काफी तरक्की महसूस किया। अभी ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजना को, और ईश्वर की जो भी रोल है पूरी दुनिया के लिए, उसके प्रति एक पॉजिटिव और काम आने वाला, सुकून देने वाला एक रवैया बोलो या एक इमोशन बोलो या एक नजरिया बोलो, दोस्तों निर्माण होने लगा। बाद में पता चला कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अंधेरा जाता है तो उजाला आता है, सिंपल बात है। मेरे अंदर जो दुनिया भर का कोलाहल था, जिसमें मैं फंसा हुआ था, इस कोलाहल ने ईश्वर की उपस्थिति के ज्ञान को मिटा दिया था। और ये कोलाहल कब शांत हुआ, उसको शांत होने की दिशा कब मिली, जब 4th स्टेप करने के बाद प्रिसाइसली 5th स्टेप स्पॉन्सर के साथ बैठ के, स्पॉन्सर ने बहुत ही मदद किया मेरे इन्वेंटरी को प्रिसाइसली कन्फेशन करने के लिए। जो बचा खुचा था वो भी पूरा हो गया 5th स्टेप के अंदर। कुछ चीजों में उसने अलग तरीके से एंगल बताए जो मुझे समझ में नहीं आते थे, उसने बताया तब समझ में, यार इस बार इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं, इस एंगल से तो मैंने देखा ही नहीं, मैं कितना अज्ञान और अंधकार में था। तो वो सब बातें जो मैं अंधेरे में था, वो कैसा अंधेरा था, किस तरह का था, वो भी साफ हुआ। ऐसा नहीं कि खाली छुपाई हुई बातों को ही उजागर हुआ। कुछ बातें जो मैं ये मानता था और उसके साथ कन्फेशन स्टेप के अंदर मेरी वो मानने की बात पूरी मुझे गलत महसूस हुई कि यार सही ये था और मानता था मैं, ये सही ये था मानता था मैं, मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति, मेरे काम करने की जगह के ऊपर, मेरे ये जगह पे वो जगह पे, काफी मेरा डेल्यूजन भ्रम जो था, तब मुझे भ्रम नहीं लगते थे, मुझे वो सच्चाई लगती थी, वो सब क्लियर हुए। बहुत लंबी स्टोरी है ये तो,
ये तो पूरा 3 दिन बोलेंगे तो भी ये पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से ये सब मैं बता सकता हूँ। बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए। ये 5th स्टेप का महत्व दोस्तों, और उसके लिए ऑनेस्टी से स्पॉन्सरशिप में मुझे जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं स्पॉन्सर के सामने भी एक्टिंग करता हूँ, कलाकारी करता हूँ, अरे हाँ तो कलाकारी करता हूँ, तो इसका एक ही मतलब है कि मैं अपने आप पैर के ऊपर कुहाड़ा मारूंगा। एक ऐसा पहली दफा मेरे जीवन में ये बंदा भगवान ने भेजा है, एक जिंदा दिल इंसान भगवान ने भेजा है, जो मेरी डीप रूटेड समस्याओं की तह तक जाने के लिए ये भगवान का भेजा हुआ बंदा है मेरे लिए। भगवान बन के आया है मेरे लिए। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का रोल अदा करने आया है। उसके माध्यम से मैं भगवान तक पहुंच सकता हूं, और उसी के साथ ही मैं अगर डिसऑनेस्ट रहूंगा तो नुकसान उसका नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान मेरा है। और ये प्रक्रिया धीरे 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 मुझे आगे बढ़ाती है। मैंने पहले ही दिन पूरा सीक्रेट नहीं बताया जाके तुरंत ही, धीरे धीरे से शुरू किया, धीरे धीरे से। और कब मैं खुलता गया पता भी नहीं चला। और खुलने के बाद जो मुझे अनुभव मिले, परिणाम मिला, वो एकदम नए अनुभव थे, एकदम नया अनुभव जो अब तक की जिंदगी में नहीं हुआ हो वो। इसीलिए 5th स्टेप कहता है कि अगर मुझे इस दुनिया के अंदर, इस जीवन के अंदर दारू से अच्छी तरह से दूर रहना हो, और दूसरा मुझे प्रसन्न और सुखी रहना हो, तो किसी एक के साथ मुझे संपूर्ण प्रामाणिक बन के रहना ही पड़ेगा। किसी एक के साथ संपूर्ण ऑनेस्ट बन के रहना पड़ेगा, और वो कोई एक, वो ही मेरा स्पॉन्सर, जो 2 वे से चलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही स्पॉन्सर की जरूरत है। स्पॉन्सर को भी अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए और आध्यात्मिक विकास करने के लिए उतनी ही जरूरत उसको स्पॉन्सर की है, जो एक लेवल पे दोनों स्पॉन्सरशिप में एक दूसरे के साथ जुड़े, जहां पे कोई दुनियादारी की, बेवजह की, फिजूल की बात नहीं होते हुए खुद के बारे में ज्यादा बात करे, खुद की रिकवरी और डिसीज और अपनी समस्या के बारे में प्रोग्राम रिलेटेड बात करे। ऐसे लोगों की तलाश स्पॉन्सर को भी रहती है, क्योंकि वो भी अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाना चाहता है। उसके मन में ये तीव्र इच्छा रहती है कि और मेरा अधिक आध्यात्मिक विकास कैसे हो। उसके लिए सबसे बेस्ट प्रूफ होने वाली बात है, दूसरों को ये 11 स्टेप, 12वें स्टेप में लिखा है ना, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाय दिस स्टेप। ये कदमों के बाद जो आध्यात्मिक जागरण होता है, वो दूसरे पीड़ित शराबियों तक पहुंचाने का, यानी उसको स्पॉन्सर बन के, स्पॉन्सरशिप में जुड़ के, उसने जो उसके स्पॉन्सर के साथ जो उसने करवाया, जो स्टेप करवाया, वैसे उसको स्टेप करवाने के लिए मदद रूप बनने का, तो उसका खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, और उसकी जिंदगी और ऊपरी लेवल, ऊपरी सतह पे जाती है, ऊर्ध्व गति पे जाती है, और उसका उसको परिणाम मिलता है। तो 4 और 5th स्टेप, जब चारों इन्वेंटरी होने के बाद आगे की जिंदगी के बारे में मुझे क्या करना है, वो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां पायरी और 10वां, 11वां और 12वां पायरी। पहले अगर मेरा रिपोर्ट सही नहीं निकलेगा तो मैं धोखे में रहूंगा, दवाई बराबर नहीं लूंगा, रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से डॉक्टर का भी बराबर नहीं मानूंगा, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या नहीं करना, स्पॉन्सर को भी समझ में नहीं आएगा अगर मैं इन्वेंटरी नहीं लूंगा तो सही तरीके से। तो सही इन्वेंटरी, मेरा सही रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट बोलो या एक्सरे बोलो, फिर वो डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, फिर उसके अनुसार दवाई लेता है, और रिपोर्ट मुझे अपने आप के साथ प्रूफ कर देता है कि अरे तुझे मलेरिया है, अरे तुझे टीबी है, अरे तुझे ये है, कोई शंका का स्थान नहीं है उसके अंदर। फिर मैं प्रिसाइसली इलाज की तरफ जाता हूँ। तो 4था और 5वां पायरी से मेरा प्रिसाइसली इलाज जो है, 6ठा और 7वां पायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे चरित्र दोषों के ऊपर काम करके, वन डे एट ए टाइम उसको ऊपर काम करके, 6ठी और 7वीं पायरी का वापर करके उस चरित्र दोषों से मुक्ति पाना, उसकी तीव्रता कम से कम
मेरे जीवन में होती जाए चरित्र दोषों की, उस अवस्था में आगे बढ़ना। 8वीं 9वीं स्टेप से मुझे वो अमेंड्स करूंगा। अमेंड्स में जीना, अमेंड्स करने का नहीं है, बोलते हम करने का, अमेंड्स में जीने का है। अरे बीवी का अमेंड्स थोड़ा एक दफा पैर पकड़ लिया, माफी मांग लिया तो हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। सॉरी बोल दिया तो होगा, माँ बाप को सॉरी बोल दिया होगा, बच्चे को सॉरी बोल दिया होगा, पैर पकड़ लिया होगा। अमेंड्स को जीना है, अमेंड्स में रहना है, तभी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, मुक्ति मिलेगी। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज से मुक्ति मिलेगी, बॉन्डेज में से मुक्ति मिलेगी। अमेंड्स में जीना, अमेंड्स में जीना यानी उसको हमेशा उसको उसकी वैल्यू करना, जो आज तक करता नहीं था। उसकी योजनाओं में रुचि लेना, उसकी पुरानी बातों की गलती बार बार उसको नहीं दोहराना। फॉरगेट, उसने मेरी पहाड़ जैसी गलती को फॉरगेट कर दिया है, भुला दिया है, तो मुझे मैं ये नहीं कर सकता क्या जो बार बार उसको उजागर करता। और नई गलती अगर उसके सामने कुछ छोटी मोटी होती है, घर वालों के अंदर कोई कांच का बर्तन गिर जाता है, फूट जाता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो टेक इट इजी, लाइट लेके माफ कर देना। और अपने से कोई गलती होती है तो माफी मांग लेना, प्रायश्चित कर लेना। उनके चाहने वालों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, उनको इंपॉर्टेंट देना, उनके चाहने वालों के साथ उसकी तारीफ करना, छोटी छोटी बातों में उसकी तारीफ किया करना, लोगों से, उनके सामने भी, लोगों पे भी उसकी तारीफ करना। और सबसे बड़ी बात, उसका अच्छाइयाँ पहले लिख लेना। उसके अंदर बहुत कुछ अच्छाइयाँ है अगर मैं देखूं तो, लेकिन ये करने के बाद 6-7 स्टेप के ऊपर मैं जब काम करता हूँ, चरित्र दोष जो आड़े आते थे वो अभी उछल कूद नहीं करेंगे 6ठी-7वीं पायरी के कार्य से। उसके बाद मैं अगर उसकी अच्छाइयाँ देखूंगा, मेरे पिताजी के अंदर कितनी अच्छाई है, मेरे बीवी के अंदर कितनी अच्छाइयाँ है, मेरे आस पड़ोस के लोगों के ऊपर पास कितनी अच्छाई है, ये मेंबर के ऊपर के अंदर भी कितनी अच्छाइयाँ है, उसका अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ तो मेरी आंखें चौड़ी हो जाती है। यार मैं क्या देखता था और मुझे देखना क्या चाहिए था। फिर उसको लेके मैं लोगों को भी उसका आकर्षण देता हूँ, उसकी अच्छाइयाँ शेयर करता हूँ। उसकी बुराइयां शेयर करने की आदत मेरी कम से कम होती है, ये अमेंडमेंट है। और उसकी बुराइयां शेयर नहीं करता हूं तो मेरा संतुलन बिगड़ता नहीं है। अच्छाइयां शेयर करता हूं तो मुझे स्पिरिचुअल शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। पूर्ण विपरीत दिशा, जो मैं जीता था उससे पूर्ण विरुद्ध दिशा में जीने का एक्शन लेना, 6ठी, 7वीं और 8वीं 9वीं पायरी, चारों पायरी का लेसन ये मुझे सिखाती है। और ये सबको 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10वीं पायरी में प्रैक्टिस करना, 1 डे एट ए टाइम, रोजाना जिंदगी में जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करने का पायरी है 10वां। और फिर स्टेप का इन्वेंटरी से मुझे सच्चाई का पता चला तो अभी भी कभी रिजाइमेंट आता है, फियर आता है, शंका आती है, ये आती है, तो वो जड़ पकड़ने का तुरंत ही वो अभ्यास बन जाता है। और फिर स्टेप का किया हुआ पास्ट का कार्य वो प्रेजेंट की जिंदगी के लिए एक पदार्थ पाठ, क्या बोलते हैं, लेसन बन जाता है। और उसके जरिए मुझे मेरे प्रॉब्लम की जड़ समझ में आती है, कैरेक्टर डिफेक्ट समझ में आते हैं। 6ठी, 7वीं पायरी की विलिंगनेस आती है, 8वीं 9वीं पायरी का भी विलिंगनेस आता है, और 10वीं पायरी में मैं मेंटेनेंस करते रहता हूँ अपने जीवन में। और ईश्वरीय शक्ति तब तक मेरे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली, मेरी श्रद्धा के अंदर उसने स्थान लिया होता है ये करने से, क्योंकि पता चल जाता है ये मेरे से होने वाला नहीं था। वो प्रॉमिस भी बोलते हैं, वो हिसाब से ये कुछ हायर पावर, मेरी श्रद्धा का, ईश्वर का ही ये चमत्कार है। तो उसके साथ मैं और ज्यादा कॉन्शियस कांटेक्ट उसके साथ बढ़ाऊं, जागरूक संबंध मेरा बने, कॉन्शियस कांटेक्ट मेरा बने, इसलिए प्रेयर और मेडिटेशन दिया गया है। और वर्किंग विथ अदर्स और ग्रोथ करेगा, नहीं तो ये सिद्धांत चले जाएंगे, दूसरों को नहीं देगा तो नहीं टिकेंगे। वो कैरेक्टर डिफेक्ट वापस सर बाहर निकालेंगे और वापस पागल बनाएंगे, इस चीज को साइड कर देंगे और अपनी वो पुरानी दुनिया में वापस ले जाएंगे। तो दूसरों को, वर्किंग विथ अदर्स, दूसरों को निस्वार्थ देते रहना,
और हमारी जिंदगी के जो सभी क्षेत्रों में, काम की जगह पे, में, घर में, समाज में, सोसाइटी में, रास्ते के ऊपर, बाइक चलाते समय, कहीं घूमने जाते वक्त, सब जगह पे मैं व्याकुल व्याकुल होता हूँ। कुछ डिस्टरबेंस आता है तो तुरंत ही स्पिरिचुअल टूल्स को अपनाकर उस डिस्टरबेंस का कारण मेरे अंदर ढूंढ के चौथी पांचवी पायरी जो भी टूल्स अपनाना पड़े उस टूल्स को अपनाते हुए लालच को ऊपर नहीं आने देना, डर को ऊपर नहीं आने देना, वासना को ऊपर नहीं आने देना, ताकि मैं भटका सकूं, वो मुझे भटका सकती है। तो इस स्पिरिचुअल टूल्स का मुझे वापर करते रहना है हर एक जिंदगी के टाइम, समय समय पे, हर एक पल पल, हर एक जगह जहां पे भी मैं हूँ वहां पे मुझे स्पिरिचुअल टूल्स के साथ अपना जीवन जीने की एक आदत बनानी, वो 12वीं स्टेप का आधा हिस्सा। तो चौथी और पांचवी पायरी सही में मेरा एक रिपोर्ट निकलने के बाद आगे की पायरियों को जोड़ती है, आगे की पायरियों के बढ़ने के लिए मुझे काबिल बनाता है। हर एक स्टेप आगे के स्टेप के लिए मुझे ताकत देता है। पहला स्टेप दूसरे स्टेप पे जाने के लिए, दूसरा तीसरे स्टेप पे जाने के लिए, तीसरा चौथे पे जा, चौथा पांचवें के, पांचवा करूंगा तो छठे सातवें की तरफ जा पाऊंगा, वो करूंगा तो आठवें नौवें एमेंट्स का कार्य आसान हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर मैं काम करने लगूंगा। तो जो एमेंट्स में जीने के लिए मुझे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स रुकावट रूप डालते थे, तो वो छठी सातवीं पायरी वो नहीं रुकावट डालने देंगे और मैं एमेंट्स का पार्ट क्लियर कर पाऊंगा। तो इस तरह से जो मेरा ये प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह से बन गया है भगवान की मदद से, तो BW को प्रेरणा हुई ऊपर वाले की कृपा से, और उसने जो हमारे सामने ये रखा, ये सही में जीवन कैसे जीना है, अंदरूनी शांतता को गंवानी नहीं है, अंदरूनी प्रसन्नता को, अंदरूनी संतुलन को ज्यादा से ज्यादा रहे, अपसेट में से सेटअप में मैं जल्दी आ जाऊं, देर ना लगाऊं, जल्दी आ जाओ, ये सही मेरा जिंदगी है। अंदर की जिंदगी सही रहेगी तो बाहर की कोई भी चीज मुझे नाचीज नहीं बना सकती, बाहर की कोई चीजों का मुझे कठपुतली नहीं बनना पड़ेगा, बाहर की कोई भी मैटर का, चीजों का, परिस्थिति का, इंसान का शिकार मुझे अपने आप को नहीं बनाना पड़ेगा। मैं फ्रीडम लाइफ जी पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।